So, good morning to everyone. My name is Sachin Kumar. I am going to teach you chemistry. So today we are going to discuss about the terminology related to atom. So as we know about the atom, some theories जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लाइक डॉल्टन्स एटॉमिक थ्योरी जो सबसे पहले एटम के बारे में इंट्रोडक्शन देती है। तो वहाँ क्या बताया गया था एटम के बारे में, एक रफ आइडिया हम यहाँ पर ले लेते हैं। उसके बाद हम जो कुछ एक टर्मिनोलॉजी मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, लाइक एटॉमिक नंबर, मास नंबर, आयंस और आइसो स्पीसीज, ये हम फिर वन बाय वन सभी को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एक रफ आइडिया हम लेते हैं यहाँ पर कि डॉल्टन्स ने अपनी एटॉमिक थ्योरी में क्या बोला था और वो क्यों फेल हुई थी। तो डॉल्टन की जो थ्योरी थी वो बेसिकली एटम की इंडिविजुअलिटी पे थी। इंडिविजुअलिटी मतलब एटम को डिवाइड नहीं कर सकते, तो इस बात पे उन्होंने ज्यादा फोकस किया था कि एटम फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता, यही एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। बट आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, जो कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं एटम के, ये थ्योरी फेल हो गई थी। एंड यू नो द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, तो उसके बाद ये थ्योरी डॉल्टन की कम्प्लीटली फेलियर थी। और डिस्कवरी कैसे हुई इलेक्ट्रॉन्स की, प्रोटॉन्स की कैसे हुई, न्यूट्रॉन्स की कैसे हुई, ये सब हम आगे देखेंगे। ठीक है, आने वाले टॉपिक्स में देखेंगे। बट टुडे कुछ एक ऐसे टॉपिक्स हैं जो हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से रिलेटेड होते हैं, न्यूट्रॉन भी उसमें इंक्लूड होता है, उनसे रिलेटेड होते हैं और उनके बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। यानी बेसिकली एटॉमिक नंबर क्या होता है, ठीक है, इसको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं किसी भी एटम के लिए। मास नंबर क्या होता है, इसको किसी भी एटम के लिए कैसे फाइंड किया जा सकता है। आयंस क्या होते हैं, ठीक है, एटम को आयंस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। आइसो स्पीसीज, आइसो स्पीसीज लाइक आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स, ये क्या होते हैं, इन सब के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो एक रफ आइडिया हमको यहाँ पर मिल गया। अगर मैं एक यहाँ पर आपको आइडिया देता हूँ एटम का, तो सपोज ये एटम हम बनाते हैं, इसका न्यूक्लियस, और इसके अगर हम सेल बनाएं, जो कि हमको रदरफोर्ड से पता चलता है, रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी और उसके बाद न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी। तो उससे हमें पता चलता है कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों रहते हैं, इलेक्ट्रॉन के सेल में रिवॉल्व करता है। तो ये आइडिया हमको उनकी डिस्कवरी से मिल जाता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी से। इवन रदरफोर्ड जो एक्सपेरिमेंट था उससे हमें काफ़ी कुछ आइडिया मिलता है एटम के बारे में। ठीक है, तो वहाँ से हमको ये पता चल गया कि जो न्यूक्लियस होती है वहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ एक फिक्स ऑर्बिट में सर्कुलर मोशन में रहता है। ठीक है, तो ये आइडिया हमको मिल जाता है इन थ्योरीज से। और ये भी पता चल जाता है कि जो न्यूक्लियस होता है ये पॉजिटिवली चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव। तो इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ एक सर्कुलर मोशन करता है। तो ये सब और भी डिस्कशन हम करेंगे जब स्पेशली रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट डिस्कस कराया जाएगा या इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी होगी, वहाँ पे और ज़्यादा डिटेल में बताया जाएगा। बट टुडे हम ये सब डिस्कस करने वाले हैं, इनसे कुछ एक टर्म्स जो रिलेटेड है। ठीक है, जिससे इसमें सबसे पहला टर्म्स है, सबसे पहला टर्म क्या है इसमें, एटॉमिक नंबर। ठीक है, बाकी मैं हटा देता हूँ यहाँ से। तो एटॉमिक नंबर पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम बाकी नंबर जो भी टर्म्स हैं उन पर जाएंगे। ठीक है, तो अगर एटॉमिक नंबर की बात की जाए, इसके बारे में आइडिया तो अपने को है। एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर देखो बेटा, इसको कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी भी बोली जाती है एलिमेंट की। इट इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट। वो कैसे है वो भी मैं समझाऊंगा। ठीक है, बस अभी हमको यहाँ पर ये फोकस करना है कि एटॉमिक नंबर होता है क्या, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, या हम कैसे फाइंड कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर की अगर बात की जाए तो एटॉमिक नंबर, इसकी डेफिनेशन में यहाँ पर बता दूँ, इट इज द नंबर ऑफ इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, ठीक है, प्रेजेंट इन एन एटम। ठीक है, किसी भी एटम के अंदर कितना प्रोटॉन प्रेजेंट है, कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उनका नंबर काउंट कीजिए और वही क्या होता है उसका एटॉमिक नंबर। यही हमने पढ़ा था। ठीक है, नाइन टेंथ में भी यही डेफिनेशन होती है, 11th में भी यही डेफिनेशन होती है, बस एक थोड़ा सा मॉडिफिकेशन मैं यहाँ पर करूँगा। उस मॉडिफिकेशन को बहुत अच्छे से समझना है। ये तो हमने पढ़ लिया, इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोई भी एक नंबर काउंट कीजिए वही क्या हो जाएगा इसका एटॉमिक नंबर।
ठीक है, मॉडिफिकेशन करने से पहले कुछ और टर्म यहाँ पे कुछ और बातें वो डिस्कस कर लेते हैं। जैसे इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या होता है, यानी व्हाट इज द सिंबल ऑफ एटॉमिक नंबर। तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या होता है, जेड। इसको हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल जेड होता है, ये रिप्रेजेंट करता है एटॉमिक नंबर। तो जेड इक्वल टू हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। क्लियर। बट यहाँ पर मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखने वाला हूँ, दैट इज ये सिर्फ वैलिड होता है न्यूट्रल एटम के लिए। ये न्यूट्रल एटम के लिए वैलिड है, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सिर्फ न्यूट्रल एटम के लिए वैलिड है। अगर न्यूट्रल एटम नहीं है, उस पर कोई चार्ज आ गया इधर पॉजिटिव और नेगेटिव, तब ये वाला फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा। उस केस में हम क्या यूज करेंगे, तो मैं एक यूनिवर्सल बता रहा हूँ आपको। यूनिवर्सल मतलब जो हर जगह अप्लाई होता है, चाहे कैटायन हो, चाहे एनायन हो, चाहे न्यूट्रल। तो एटॉमिक नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। हमेशा यही यूज करना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। आपको यही यूज करना है और यही यूनिवर्सल हर किसी में अप्लाई होता है। अब यहाँ पर बच्चों के मन में डाउट आने लगते हैं कि सर ऐसा क्यों लिखा, इलेक्ट्रॉन को कंसीडर क्यों नहीं किया यहाँ पर, और ऑल स्पीशीज यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को कंसीडर क्यों नहीं किया गया। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपको बेटा तब समझ में आएगा जब आयन हम समझ लेंगे एक बार, ये आयन कैसे फॉर्म होते हैं और होते क्या हैं। तो वहाँ पर खुद आपको ये समझ में आ जाएगा कि हमने इलेक्ट्रॉन को कंसीडर क्यों नहीं किया था। ठीक है, बट फिर भी एक आइडिया दे देता हूँ मैं यहाँ पर। देखो, जब भी आयन बनता है ना, तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होता है, प्रोटॉन का एक्सचेंज नहीं होता। प्रोटॉन फिक्स होता है, न्यूक्लियस में कोई भी छेड़छाड़ नहीं होती, न्यूक्लियस एज इट इज रहती है। जब आयन एटम, कोई भी एटम है ना, चाहे वो एनाइन बने चाहे कैटायन बने, बट इलेक्ट्रॉन का नंबर चेंज हो जाता है। तो अगर हम एटॉमिक नंबर को इलेक्ट्रॉन का नंबर मान लेंगे, जैसे ही वो एनाइन बनेगा या कैटायन बनेगा, तो इलेक्ट्रॉन का नंबर चेंज, और इलेक्ट्रॉन का नंबर चेंज होते ही उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर चेंज। और ये पॉसिबल है क्या, आप खुद सोचिए, प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या। कि अगर सपोज मैं यहाँ पर एग्जांपल लेता हूँ एक सोडियम, सोडियम के बारे में आपको पता ही है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा बेटा, 11। और ये फिक्स है कि जब भी आप एटॉमिक नंबर 11 की बात करेंगे तो आपके माइंड में तुरंत क्या क्लिक करेगा, सोडियम। लेकिन अगर ये एनायन बन जाता है या कैटायन बन जाता है, तो इलेक्ट्रॉन लूज करके अगर ये कैटायन बन गया, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होना चाहिए, अभी भी कितना होगा, 11। अभी भी 11 होगा इसका एटॉमिक नंबर, क्योंकि प्रोटॉन्स में चेंज नहीं हुआ, प्रोटॉन्स अभी भी एज इट है। तो अभी भी सोडियम ना, भले ही कैटायन बन गया लेकिन है तो सोडियम, और सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना था, 11। ये बहुत ही अच्छे से याद रखना इस कॉन्सेप्ट को, कि एटॉमिक नंबर ऑलवेज इक्वल टू प्रोटॉन्स। ठीक है, मैं तो यही कहूँगा, आप प्रोटॉन्स को काउंट करो, उसी को एटॉमिक नंबर के इक्वल लीजिए। लेकिन अगर न्यूट्रल एटम है, कोई चार्ज नहीं लगा हुआ है, तो आप इलेक्ट्रॉन भी काउंट कर सकते हैं। आपको आई थिंक ये जो एटॉमिक नंबर का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है अच्छे से। तो इनकेस कभी भी अगर आप आगे को पढ़ते हैं या समझते हैं, तो आपको हमेशा यही क्लिक करना चाहिए, एटॉमिक नंबर दैट इज प्रोटॉन। और ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है एलिमेंट की। कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है कि एलिमेंट टू एलिमेंट चेंज होती है। यानी अगर किसी एलिमेंट में, इसको मैं हटा देता हूँ, अगर किसी एलिमेंट में अगर z इक्वल टू मैंने सपोज 12 लिया, ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल लेता हूँ। सेकंड एग्जांपल z इक्वल टू 20, z इक्वल टू 12, क्या क्लिक करेगा माइंड में, मैग्नीशियम की बातें होगी, दैट इज एंड मैग्नीशियम की यहाँ पर बातें होगी। और वहीं z इक्वल टू 20 कैल्शियम सी। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर मैंने z क्या दिया, मैंने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दिया है। तो जैसे ही आप 12 प्रोटॉन्स आपके माइंड में क्लिक किया, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम मैग्नीशियम की बात कर रहे हैं, क्योंकि 12 प्रोटॉन सिर्फ मैग्नीशियम के ही न्यूक्लियस में मिलेंगे। 12 प्रोटॉन सिर्फ मैग्नीशियम के न्यूक्लियस में ही मिलेंगे, बाकी किसी एलिमेंट के न्यूक्लियस में 12 प्रोटॉन्स नहीं मिलेंगे। इसी तरह 20 प्रोटॉन सिर्फ कैल्शियम के न्यूक्लियस में ही मिलते हैं,
बाकी किसी के न्यूक्लियस में 20 प्रोटॉन्स नहीं मिलेंगे। तो ये पर्टिकुलर एलिमेंट की प्रॉपर्टी बन जाती है, और इसी के बेसिस पे बेटा पूरा क्लासिफिकेशन हुआ पीरियडिक टेबल का। तो वो तो हम खैर बाद में पढ़ेंगे, पीरियडिक टेबल में समझाया जाएगा इसको, बट फिलहाल के लिए इतना याद रखिए कि एटॉमिक नंबर इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है। क्लियर है? तो अभी तो आई थिंक आपको एटॉमिक नंबर के बारे में पता चल गया कि एटॉमिक नंबर एक्चुअल है क्या। और देखो ये सजेशन रहता है कि आप एटॉमिक नंबर 1 से लेकर 20 तक आप याद करिए। ठीक है, मैं ये इवन मैं तो ये कहूँगा 30 तक याद कीजिए। एलिमेंट 1 2 लेकर 30 आपको याद होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम्स में भी वो जो एग्जामिनर होता है वो इतना एक्सपेक्ट करता है कि आपको 30 तक याद है। हाँ, 30 के बाद अगर कोई एलिमेंट उसको यूज करा रहे हैं तो वहाँ पर डेटा प्रोवाइड होता है। तो अभी के लिए फिलहाल के लिए यही सजेशन है, 1 से लेकर 30 तक याद कीजिए। 20 तक तो एटलीस्ट याद होना चाहिए। जैसे कुछ एक एग्जांपल्स में यहाँ पर देता हूँ। अगर एटॉमिक नंबर बेटा 1 की बात की जाए तो एटॉमिक नंबर 1 किसका होगा? हाइड्रोजन का। और इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या होता है? H। ठीक है, तो ये तो याद होना चाहिए, इवन इसका मास नंबर भी याद होना चाहिए। तो अभी मैं मास नंबर डिस्कस कर लेता हूँ पहले, फिर मैं उसको समझाऊंगा। इस तरह Z=2 इसका होगा हीलियम He। तो मैं जल्दी जल्दी से लिख देता हूँ सारे एलिमेंट्स अप टू 20। तो सबसे पहले जैसे हाइड्रोजन, फिर हीलियम, फिर लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाद फॉस्फोरस। ठीक है, फिर सल्फर, फिर फ्लोरीन, देन आर्गन, देन पोटेशियम, देन कैल्शियम। तो 20 तक आपको याद होना ही चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर एटॉमिक नंबर अगर मैं बोलता हूँ एटॉमिक नंबर Z=14, तो आपको तुरंत क्लिक करना चाहिए कि सिलिकॉन की बात कर रही है। अगर मैंने वो एटॉमिक नंबर 18 तो आर्गन, तो ये आपको क्लिक करना चाहिए। और इसी की हेल्प से आप नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकाल सकते हो। ठीक है, इसी एटॉमिक नंबर की हेल्प से आप नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी और कभी कभी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हम निकाल सकते हैं। वो कैसे निकालेंगे अभी देखते हैं इसको। ठीक है, इससे अगर सपोज मैंने यहाँ पर बेटा सोडियम ही लिया था, तो सोडियम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर मैं क्वेश्चन लिखूँ फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, तो हमको इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन फाइंड करना है। तो सोडियम के बारे में एक डेटा तो आपको पता होना चाहिए, दैट इज इसका एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर कितना होगा बेटा इसका? 11। एटॉमिक नंबर पता चल गया हमें इसके बारे में, इसका एटॉमिक नंबर होता है 11। और एटॉमिक नंबर के लिए बहुत अच्छी डेफिनेशन में लिखा है कि एटॉमिक नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। पहले तुम प्रोटॉन्स को निकालना है। जेड इक्वल टू कितना हो गया बेटा? 11। और ये किसके इक्वल हो गया? प्रोटॉन्स के इक्वल हो गया। कोई बात नहीं, ये तो आ गया सर समझ में। इलेक्ट्रॉन्स के लिए कैसे करें? इलेक्ट्रॉन्स के लिए आपको देखना पड़ेगा कि आपको जो स्पीसीज गिवन है वो न्यूट्रल है, चार्ज है। तो यहाँ पर देखिए बेटा सोडियम के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, न्यूट्रल स्पीसीज है। सोडियम एटम दिया हुआ है आपको, जब सोडियम एटम दिया जाएगा दैट मीन्स वो न्यूट्रल है। सोडियम एटम आपको दिया गया है, न्यूट्रल स्पीसीज है। तो यहाँ पर क्या होगा? न्यूट्रल स्पीसीज के लिए मैंने क्या बताया था अभी? Z= नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोनों ही इक्वल होने वाले हैं। ठीक है, तो ये हम न्यूट्रल स्पीसीज के लिए हम पढ़ कर आए थे। और न्यूट्रल स्पीसीज तो Z= कितना हो जाएगा बेटा? 11। और यही किसके इक्वल हो जाएगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। दैट इज इलेक्ट्रॉन भी 11 है अपने पास और प्रोटॉन्स भी कितना है? 11। और ये आपको पता भी है।
जब आपने कॉन्फ़िगरेशन किया होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें हम क्या लिखते हैं 281, तो इलेक्ट्रॉन कितना है यहाँ पर 11। तो अभी तो जितने भी क्वेश्चंस मैं कराऊंगा सभी न्यूट्रल स्पीसीज के लिए रहेंगे। पहले हम आयंस के बारे में जान लेंगे, आफ्टर दैट हम इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करेंगे आयंस के केस में, चाहे कैटायन हो चाहे एनायन। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर आई थिंक क्लियर है सभी को। इसमें जो बेसिकली देखो यूज होगा इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए यूज होता है, और इसका सिंबॉलिक फॉर्म मैंने दिखाई दिया जेड होता है। तो अब पढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक, जो कि हमारा नेक्स्ट टर्म है, दैट इज मास नंबर। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है मास नंबर, और इसका भी काफी ज्यादा यूज होता है मास नंबर। देखो मास नंबर, मास मतलब क्या होता है, किसी का वेट। और एक बात मैं आपको बता देता हूँ केमिस्ट्री के लिए, कंप्लीट केमिस्ट्री के लिए, केमिस्ट्री में वेट और मास इक्वल होता है। ठीक है, यहाँ पर फिजिक्स जैसा कॉन्सेप्ट यूज नहीं करना है कि मास को वेट में कन्वर्ट करना है या वेट को मास में कन्वर्ट करना है, तो जी से मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर कुछ वैसा नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो बातें होती है वो एटॉमिक लेवल पे बातें होती हैं, एटम्स की बातें होती हैं। और एटम्स का मास इतना कम होता है ऑलरेडी, तो उसमें आप 10 से मल्टीप्लाई कीजिए या मत कीजिए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है ना, जैसे इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 10 का पावर -31, अगर मैंने इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ गया, क्या 30 हो गया, बहुत फर्क पड़ा गया, कुछ फर्क नहीं पड़ा। इसलिए हम क्या करते हैं यहाँ पर एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट दोनों इक्वल होता है केमिस्ट्री में। ठीक है, पूरी केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल में आपको कभी भी एटॉमिक मास को वेट में कन्वर्ट होता नहीं देते आप, ऐसा नहीं कि 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको याद रख लीजिए कंप्लीट केमिस्ट्री के लिए। तो चलिए अब अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज मास नंबर। तो मास नंबर हम किसी भी एलिमेंट के लिए कैसे डिफाइन करते हैं, एक सिंपल इसकी डेफिनेशन है, पहले डेफिनेशन देखते हैं फिर हम इसको एलाबरेट करेंगे। तो डेफिनेशन क्या है इसकी, इट इज द टोटल नंबर ऑफ protons and neutrons present in a nucleus of an atom। ठीक है, तो यहाँ पर एक बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है इसकी, इट इज द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन अ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। तो सबसे पहले यहाँ पर हमको दो बातों का खास ख्याल रखा जाए, वो दोनों बातें क्या है बेटा। पहली बात तो ये नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को और टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को काउंट करना। दूसरा न्यूक्लियस ऑफ एटम। ऑब्वियसली देखो प्रोटॉन्स और जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो किसी भी एटम की न्यूक्लियस में ही मिलते हैं, तो उन्हीं का बस आप नंबर काउंट कर लीजिए और दोनों को ऐड कर दीजिए। तो कभी कभी इसकी डेफिनेशन इस तरह से भी दी जाती है, इट इज द समेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो दोनों डेफिनेशन करेक्ट है। तो डेफिनेशन तो हमें समझ में आ गया कि डेफिनेशन क्या है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो चलिए इसका सिंबॉलिक फॉर्म भी देख लेते हैं। सिंबॉलिक फॉर्म क्या है इसका, अगर इसके सिंबल की बात की जाए तो इसका सिंबल होता है कैपिटल ए, इसको कैपिटल ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, अगर हम कैपिटल ए इक्वल टू ये लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये लिखा जा सकता है, तुम लोगों को डाउट नहीं होना चाहिए, और ये इसका फॉर्मूला बोला जाता है। ठीक है, बट हमने पढ़ा था कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है, बट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ये किसके इक्वल होता है, जेड के। यहाँ पर जेड रख सकते हैं, ए इक्वल टू जेड प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। क्लियर है, तो यहाँ से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकाल सकते हैं ना, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को मैं सिंपली एन लिख देता हूँ क्योंकि वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, तो हम डायरेक्टली यहाँ पर एन लिख सकते हैं। एन इक्वल टू क्या होगा, ए माइनस जेड। तो ये इसका एप्लीकेशन होता है।
यानी मास नंबर का यूज करके हम किसी भी एलिमेंट के नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड कर सकते हैं, यानी उस पर्टिकुलर एलिमेंट में कितना नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स रखा हुआ है वो हम फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये फॉर्मूला हो गया इसका। तो ये दोनों फॉर्मूले हैं तो दोनों एक ही, बस फॉर्म मैंने डिफरेंट लिख दिया। तो यहाँ पर आप किसी भी एलिमेंट से उसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को फाइंड कर सकते हो। तो अब मास नंबर के बारे में तो ये आइडिया लग गया कि अगर सपोज एक ये हमारा न्यूक्लियस है, अगर ठीक है, थोड़ा सा न्यूक्लियस बड़ा बना लेते हैं, और इस सेल है, इसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। इलेक्ट्रॉन से तो अभी कोई लेना देना नहीं, तो इसमें जितना टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो उसी के नंबर को ऐड करके आप यहाँ पर क्या निकाल सकते हो, मास नंबर ऑफ एन एटम। तो एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर खुद से राइज करता हूँ, ठीक है, आप थोड़ा सोचिए, बताइए कि अगर मैं ये बोलता हूँ कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज ऑल्सो एन कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ एटम, यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट हो सकती है क्या? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट हो सकती है क्या? मतलब ऐसा पॉसिबल है क्या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सभी में डिफरेंट हो या सेम, ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं। तो ये याद रखना बेटा कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कभी भी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी नहीं होती है, एलिमेंट की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी नहीं होती है। इसका नंबर सेम हो सकता है किसी भी दो एलिमेंट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात बहुत ध्यान से याद रखी जाए कि एटॉमिक नंबर कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है एलिमेंट की, बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कभी भी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी नहीं होती है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला था इसका, कि हमको आइडिया लग गया। अब कुछ एक मास नंबर के बारे में जानते हैं, एलिमेंट्स के मास नंबर के बारे में पढ़ते हैं कि एलिमेंट का मास नंबर क्या होता है, और फिर उसके बाद हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स की तरफ बढ़ेंगे कि कैसे हम न्यूट्रॉन्स निकाल सकते हैं मास नंबर की हेल्प से। और इसमें भी मैं वही बोलूँगा कि इसमें आपको 20 तक याद ही रखना है, मतलब एटॉमिक नंबर 20 तक एलिमेंट्स का आपको मास नंबर याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इतना एक्सपेक्ट करते हैं हमसे एग्जामिनर कि आपको एटलीस्ट इतना आता है। हाँ, उसके बाद अगर कोई एलिमेंट यूज होता है तो उसके लिए वो डेटा प्रोवाइड करेंगे, बट 20 तक तो याद ही रखना है। 20 तक याद भी होता है, बहुत सारे बच्चों को याद होगा। तो एक बार फिर भी मैं रिफ्रेश करा देता हूँ, क्योंकि कुछ कुछ मास करेक्शन होते हैं, हमको थोड़ा सा मास करेक्शन देख लेना है अभी, कि हम क्या पढ़ते थे पहले और अभी क्या यूज करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो जैसे यहाँ पर मैं मास नंबर की टेबल बना देता हूँ। तो हाइड्रोजन की बात की जाए तो हाइड्रोजन का ऐसा मास कितना होता है बेटा? 1। हीलियम 4, एटॉमिक नंबर भी लिख के देता हूँ, 1, ये 2, क्योंकि यहाँ से एक आइडिया देने वाला हूँ। और लिथियम 3, इसका 7 होता है। बेरिलियम 4 और 9, बोरोन 5, 11, कार्बन 6, 12, नाइट्रोजन 7, 14, एंड इसके बाद ऑक्सीजन, एक बार लिख देता हूँ, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, ठीक है। उसके बाद क्लोरीन, एंड आफ्टर दैट कार्बन, पोटेशियम, कैल्शियम। तो सात इनके लिख लेते हैं, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
मास नंबर, इसका 16, इसका 19, 20, 23, 24, 27, 28, 31, 32, 35.5, 40, 39, 40। तो यहाँ पर मैंने मास नंबर लिख दिया सभी का, और ये याद होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ बच्चों को लगता है कि ट्रिक क्या रहे इसके लिए। तो ट्रिक देखो, ट्रिक ये है कि मतलब ऑलमोस्ट काफी सारे एलिमेंट्स का जो मास नंबर है वो एटॉमिक नंबर के डबल होता है। ठीक है, एक छोटे से ट्रिक मैं यहाँ पर बता सकता हूँ कि जो मास नंबर है वो काफी सारे एलिमेंट का उसके एटॉमिक नंबर के डबल होता है, लेकिन कुछ कुछ एक्सेप्शन है उनको छोड़कर। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन का 1 1, दोनों का 1 1, ये तो याद रख लीजिए। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कराएगा, सबसे ज्यादा परेशान करेगा। ठीक है, इसके बाद हीलियम, ये डबल होता है। लिथियम का डबल नहीं होता, बेरिलियम का नहीं होता, बोरोन का नहीं होता, और यहाँ पर फ्लोरीन का नहीं होता बेटा, सोडियम का भी नहीं होता, एल्यूमिनियम का भी नहीं होता, फॉस्फोरस का नहीं होता, क्लोरीन का नहीं होता, आर्गन का नहीं होता। तो ये वो एलिमेंट्स है जिनका डबल नहीं है, बाकी सबका डबल है। 20 तक काफी हेल्प मिल चुकी है आपको, यानी एटलीस्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, अगर 10 एलिमेंट्स को छोड़ दो तो बाकी 10 एलिमेंट्स का जो भी मास नंबर वो डबल हो चुका है। और इसमें से कुछ ऐसे मास नंबर जो आपको रट जाते हैं, जैसे स्पेशली सोडियम, क्योंकि सोडियम इतना ज़्यादा यूज होगा कि इसका मास नंबर आपको रट जाएगा। 12 एलिमेंट का याद हो गया। इसके बाद क्लोरीन, इसका याद हो जाता है, इतनी बार यूज होता है। कितना हो गया, 13 हो गया। इसके लिए तो मैंने बोला है ना आपको याद करने के लिए, इसको तो याद है। बाकी जैसे लिथियम के लिए आपको याद रखना पड़ेगा, तो बेरिलियम का याद करना पड़ेगा, बोरोन का करना पड़ेगा, फ्लोरीन का, एल्यूमिनियम का, फॉस्फोरस का एंड आर्गन। आर्गन ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें लगता है 36 होगा या 37 होगा, बट यहाँ पर क्या होता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है। कितना होता है, 40। अब जिनका देखो ज़्यादा है उसके लिए भी मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। यहाँ पर जिनका ज़्यादा है, ठीक है, उनका ज़्यादा कितना है, ट्वाइस से 1 ज़्यादा है। ठीक है, ट्वाइस प्लस 1। जैसे अब ये किस किस में लागू होता है, ट्वाइस प्लस 1। जैसे अगर आप देखते बेटा लिथियम, लिथियम का ट्वाइस कितना होगा, 6, 6 प्लस 1 कितना है, 7, तो इसमें यूज होगा। इसी तरह बेरिलियम 4 इंटू 2 8 प्लस 1, ये मैं बोल रहा हूँ ट्वाइस इंटू 1, 2 इंटू जेड प्लस 1। याद करने का तरीका बता रहा हूँ मैं आपको सिर्फ। तो मैं तो ये कहूँगा देखो, इतना झंझट में नहीं पढ़ना है आपको, डायरेक्ट इसकी वैल्यू याद कर लेंगे, 2 4 बार लिख के देखोगे तो याद हो जाएगा। इसी तरह बोरोन 5 इंटू 2 प्लस 1, फ्लोरीन 9 इंटू 2 प्लस 1, सोडियम 11 इंटू 2 प्लस 1, एल्यूमिनियम 13 इंटू 2 प्लस 1, और फॉस्फोरस भी वही, सिर्फ क्लोरीन को याद रखना और आर्गन को, और यहाँ पर हाइड्रोजन। ये 3 एलिमेंट ऐसे हैं जो काफी डिफरेंट है, इनके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, इनको रखना पड़ेगा। बाकी जो एलिमेंट्स बचते हैं उनमें कुछ एलिमेंट्स है जिनका ट्वाइस है, और बचे हुए एलिमेंट्स का ट्वाइस प्लस 1। तो ये एक छोटी सी ट्रिक है जिससे आप मास नंबर याद रख सकते हो, क्योंकि मास नंबर याद होना ही चाहिए 20 तक। 20 तक अगर याद रहेगा तो बेनिफिट रहेगा, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, क्योंकि इन्हीं की हेल्प से अब हम इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स काउंट करेंगे। ठीक है ना, तो आई थिंक मास नंबर आपको क्लियर है, और याद करना है, मुझे भी याद करना पड़ा था, आपको भी याद करना है। 20 तक तो याद ही करना है, और जिनके लिए मैंने स्पेशली बोला हुआ है इनको तो रट लीजिए, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में सबसे ज़्यादा यही यूज़ होते हैं। क्लोरीन होगा यूज़, सोडियम यूज़ होगा, हाइड्रोजन यूज़ होगा, ठीक है ना, और ऑक्सीजन काफ़ी यूज़ होता है, ऑक्सीजन यूज़ होगा, मैग्नीशियम यूज़ होता है कभी कभी, सल्फर यूज़ होगा, और पोटेशियम एंड कैल्शियम। तो ये तो ऐसे हैं जो बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ होते हैं, तो इनका तो एकदम रटा होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से मास नंबर निकालना सीख चुके हैं, मास नंबर के लिए मैंने टेबल ही बनवा दिया है। तो अभी देखते हैं यहाँ पर आप कैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन फाइंड कर सकते हो किसी भी एक एलिमेंट के लिए। ठीक है, तो थर्ड इज नंबर ऑफ
इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ये कैसे फाइंड कर सकते हैं, यानी किसी भी पर्टिकुलर एटम में कितने सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रेजेंट है, उनका नंबर अब कैसे फाइंड करेंगे, ये देखते हैं इस टॉपिक में। तो बहुत ही सिंपल से एग्जांपल कराता हूँ जो कि मेरा फेवरेट है। इसको एग्जांपल के थ्रू ही समझाऊंगा मैं। सोडियम, हमने सबसे पहले किसको पकड़ा, सोडियम। देखो बेटा, सोडियम के लिए अब हमें निकालना है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो अगर आप इलेक्ट्रॉन की बातें करोगे, प्रोटॉन की बातें करोगे, न्यूट्रॉन की बात करोगे, तो हमें बहुत पहले से क्लियर होना चाहिए कि प्रोटॉन हमने किसके इक्वल किया था, इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल किया था, न्यूट्रॉन के लिए हमने क्या किया था। तो जब भी आपको एलिमेंट दिया जाए तो बिना बताए बिना पूछे आपको दो इंफॉर्मेशन इसके बारे में लिख देनी है बहुत जल्दी से। एक तो एटॉमिक मास और इसका एटॉमिक नंबर, ये दो इंफॉर्मेशन बिना पूछे बिना बताए लिखना ही लिखना। ठीक है, तो अभी हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। जैसे ही मुझे पता चला एटॉमिक मास इसका 23 होता है, एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका 11, तो मेरे लिए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन फाइंड करना मेरे लिए डिफिकल्टी नहीं है, क्योंकि ये एटम दिया हुआ है न्यूट्रल है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर किसके इक्वल हो जाएगा, जेड के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से डायरेक्टली मैं क्या लिख सकता हूँ, इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 11, प्रोटॉन इक्वल टू 11। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो आप फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में निकाल सकते हो, बस देखा निकल गया। ठीक है, लेकिन न्यूट्रॉन्स के लिए, न्यूट्रॉन्स के लिए मैंने एक फॉर्मूला बताया था। न्यूट्रॉन्स कैसे निकाल लेंगे, न्यूट्रॉन के लिए फॉर्मूला बताया था ए माइनस जेड। यहाँ पर ए क्या बेटा, एटॉमिक मास या मास नंबर कितना है इसका 23 माइनस एटॉमिक नंबर 11, कितना आ गया 12। तो यहाँ से हमने इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 11, प्रोटॉन्स 11 और न्यूट्रॉन्स कितना है इसके पास 12। तो ये इसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। यानी अगर आप एक सोडियम का एटम बनाते हो तो इस सोडियम के एटम में 11 प्रोटॉन, 12 न्यूट्रॉन और 11 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरह आप किसी भी एलिमेंट के लिए उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स काउंट कर सकते हो। ठीक है, बट ये न्यूट्रल स्पीसी के लिए, अभी हम न्यूट्रल स्पीसी की बात कर रहे हैं, चार्ज स्पीसी की बातें नहीं कर रहे। चार्ज स्पीसी की करने से पहले उसके लिए हमको आयंस पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आज हमने क्या क्या सीखा, एटॉमिक नंबर के बारे में जाना, मास नंबर के बारे में जाना, और उनकी हेल्प से हम कैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स फाइंड कर सकते हैं किसी भी एटम का, वो हमने सीखा है पर। ठीक है, तो बाकी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आई होप आपको पूरा जो भी मैंने कॉन्सेप्ट समझाए वो समझ में आए, इनको रिवाइज भी करना है और इस पर क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करना है। ठीक है, इससे आप चाहें तो ऑक्सीजन के लिए निकाल के देख सकते हैं, पोटेशियम के लिए निकाल के देख सकते हैं और सल्फर के लिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।